जैसे तन बीमार होता है वैसे मन भी बीमार होता है। तन बीमार हुआ, खट से डॉक्टर के पास चले गए, मन बीमार हुआ उसको लेके घूम रहे हैं ऐसे ही। क्या मतलब है इस बात का? किसी बढ़िया मनोवैज्ञानिक से मिलना उतना ही जरूरी है जितना खांसी होने पर डॉक्टर से मिलते हैं, कोविड हुआ इंजेक्शन लगवाने गए, तो मन भी तो बीमार होता है। किसी ऐसे समझदार व्यक्ति से मिलके उससे पूछना चाहिए। वो क्या करेगा, वो आपकी क्षमताओं को टेस्ट करेगा और फिर वो ये देखेगा, बहुत सारी स्टेटमेंट्स पे ऐसे टेस्ट लेके देखेगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है और आपका कॉन्फिडेंस आपकी क्षमताओं से मैच करता है कि नहीं मैच करता है। अगर मनोवैज्ञानिक से न भी मिलने का मन हो, कोई समझदार व्यक्ति ऐसा कर सकता है। बस 2-4 दिन आपके साथ बातचीत करे ठीक से और वो अंदाजा लगा पाएगा कि आपकी जो क्षमताएं हैं, आपका कॉन्फिडेंस उससे बहुत ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो स्वाभाविक बात है, बहुत ज़्यादा या कम है तो गड़बड़ है। और तरीका वही है, आपकी क्षमताओं का टेस्ट लेना पड़ेगा। जैसे मुझे कई बच्चे बोलते हैं हमें तो कुछ नहीं आता। मैं अपने घर में देखता हूँ एग्जाम से पहले बच्चे बोलने लगते हैं कुछ नहीं आता, कल एग्जाम है, कुछ नहीं आता, सब भूल गए, फेल हो जाएंगे, और हमेशा पास हो जाते हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ तुम यार टेंशन ना लो, फेल होगे तो मेरी जिम्मेदारी, तुम जाओ ना मस्त होके, जो दिमाग में है बस लिख के आ जाना, टेंशन मत लेना। क्योंकि बेंचमार्क क्या है, एग्जाम से एक रात पहले आपके पाठ्यक्रम में 100 क्वेश्चंस हैं और 100 में से आपको मान लीजिए 80 याद है, 20 याद नहीं हो पा रहे, आपका दिमाग उन 20 पे ही लगा हुआ है, ये भी याद नहीं, ये भी याद नहीं, ये भी याद नहीं, 80 पे ध्यान ही नहीं है आपका। और पेपर में क्या होना है, 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 8 करने हैं और आपको 80 पहले ही आते हैं जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए अक्सर क्या होता है कि तैयारी मतलब एग्जाम से एक दिन पहले बच्चों का ये बोलना कि कुछ नहीं आता और एग्जाम के बाद बड़ा अच्छा हुआ, ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि बेंचमार्क्स दोनों के अलग अलग हैं और इसी तनाव में हमेशा रहते हैं। इसलिए क्षमताओं को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे पास कोई बच्चा बोलता है कि मुझे लिखना बिल्कुल नहीं आता, मैं ये बात मानता ही नहीं जब तक वो लिख के ना दिखाए। जब वो लिख के देखता है तब मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तुम्हारा परसेप्शन बहुत गलत है, आपकी भाषा और आपकी लेखन क्षमता लगभग 80% बच्चों से बेहतर है। और जब कोई एक्सपर्ट आपको ये बात बोलेगा तो वो क्या कर रहा है, वो सिग्निफिकेंट अदर बोल के बन के आपका सेल्फ का कंसेप्ट चेंज कर रहा है और वही उसकी भूमिका होनी चाहिए। ठीक है जी। नमस्कार सर, मेरा नाम दीप्ति है जी। सर, शायर का ये कहना कि हर सांस ये कहती है कि हम हैं तो खुदा भी है, या शास्त्रों या धर्मों में हर धर्म का ये कहना कि ईश्वर अल्लाह सर्वशक्तिमान है, जिसने बनाई है दुनिया वही है, या संरचना और सृजन विनाश उसी से है, गॉड में भी गॉड कॉम्प्लेक्स है क्या, या नार्सिज्म की ये भी? देखिए, गॉड को मानने का मतलब ही है कि हम अपने अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं लेके आ रहे। जैसे हमने मान लिया कि ये दुनिया किसी और ने बनाई है तो हम फ्री हो गए, ये हमने तो नहीं बनाई। भगवान कुछ भी कर सकता है, यानी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो गॉड को मान लेने से इस बात की संभावना बढ़ती है कि नार्सिसिज्म हमें ना हो। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे आमतौर पर जो लोग धर्म को बहुत गहराई से मानते हैं उनमें नार्सिसिज्म की टेंडेंसी आमतौर पर कम रहती है। नार्सिसिज्म वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा होता है और रिलीजियस फेथ कम होता है। शायर वाली बात ठीक है, लेकिन शायर भी ये नहीं कह रहा कि उस पर नार्सिसिज्म है, वो कह रहा है कि हर सांस इस बात की गवाह है कि खुदा है। इसका मतलब मैं अगली सांस ले पा रहा हूँ, इसका मतलब खुदा ने, ईश्वर ने मुझे अगली सांस बख्शी है। ये कहने में भी निहित है कि मेरी ताकत इस संसार में कुछ भी नहीं है, सारी ताकत ईश्वर की है। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान, देखिए पहली बात तो सर्वशक्तिमान ईश्वर हर कोई नहीं मानता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर कुछ धर्म मानते हैं, यहूदी मानते हैं, ईसाई मानते हैं, मुसलमान मानते हैं। बाकी धर्मों में ईश्वर अगर है भी तो सर्वशक्तिमान हर जगह नहीं होता है। जैसे भारतीय परंपरा में न्याय दर्शन में, वैशेषिक में ईश्वर है, योग में भी ईश्वर है, सर्वशक्तिमान नहीं। हाँ, वेदांत में सर्वशक्तिमान ईश्वर आता है। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर हर जगह नहीं होता है, कुछ धर्मों में। लेकिन जैसे आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं या अत्यंत शक्तिमान मानते हैं, उस अनुपात में हमारी शक्ति कम हो जाती है और हमारी शक्ति का कम होना नार्सिसिज्म के न पनपने की संभावना बढ़ाता है। तो ठीक है, अगर आप मानते हैं तो मानना ठीक है, अच्छी बात है। सर, इसी की कंटिन्यूएशन में अगर वो जो श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो अगर अधर्म पे धर्म की जीत के लिए कृष्ण कहते हैं कि मैं अवतार लूंगा या
कोई भी अगर ऐसा कहता है तो उस पे भी तो वो अपने आप को एक सर्वोच्च उसमें रख रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ लेकिन पर है ये ध्यान रखना है कि जब गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अवतार लूंगा, तो कृष्ण वहां एक ह्यूमन बीइंग के रूप में नहीं कह रहे हैं, एक अवतार के रूप में कह रहे हैं। वो विष्णु, ईश्वर विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में कह रहे हैं। तो ईश्वर का प्रतिनिधि अगर ये कहे कि मैं ईश्वर के आदेश पर आया हूं और ये करने के लिए आया हूं, तो इससे भी नार्सिसिज्म नहीं बढ़ता, क्योंकि वो एक मनुष्य नहीं कह रहा। जब कोई सामान्य मनुष्य ये कहने लगे तो नार्सिसिज्म है, लेकिन ईश्वर या ईश्वर का प्रतिनिधि कहे, क्योंकि ये बात ईसा मसीह भी कह रहे हैं पश्चिम में, ठीक ये बात कह रहे हैं, पर वहां फिर कंसेप्ट चेंज हो गया, वो ईश्वर की बात होगी। लेकिन यदि ये बात कोई सामान्य व्यक्ति कहने लग जाए तो चिंता की बात है। ठीक है, थैंक यू सर। सर मेरा नाम नितिन है। सर ये मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा कि नार्सिसिज्म की अगर कहीं से शुरुआत भी होती है, वैसे तो अपने आप ही काम करता है समाज में, लेकिन अगर इसकी कहीं शुरुआत होती है तो बेसिक जो नेसेसरी आइटम्स है उनका हम ये कहें कि इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो यहाँ से भी थोड़ा सा वो बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है या यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके मान लीजिए कोई अफसर बन जाते हैं, तो उनको ऐसे बेनिफिट भी मिलते हैं जो कि सबको मिलने चाहिए, इक्वली मिलने चाहिए, जैसे मेडिक्लेम और एडुकेशन, ये उनको नॉर्मल से थोड़ा बेहतर मिलती है। अब होता क्या है कि जब उनको एडुकेशन बेहतर मिली जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं मिलती, तो वो अपने बच्चों पे भी दबाव डालते हैं कि बेटा हमें वो नहीं मिला जो तुम्हें मिला, तो उन पे बेसिकली इनडायरेक्टली एक यहाँ से नार्सिसिज्म शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने उनके फादर ने कभी फेस नहीं करा, लेकिन अब उनको एक इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल गया तो वो आगे अब इसको कंटिन्यू कर रही है। यहाँ से भी क्या नार्सिसिज्म की शुरुआत थोड़ी सी हो जाती है अगर जो बेसिक रेमिटेंस है वो इक्वली अगर ना हो तो। मतलब एक हाइपोथेसिस है, मान भी सकते हैं। आपका मानना ये है कि अगर बुनियादी सुविधाएं सबको बराबर मिलेंगी तो नार्सिसिज्म नहीं होगा। मतलब एक विचार के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि जिन देशों में समाजवाद आया, सोवियत संघ एक ज़माने में था, चीन भी खुद को समाजवाद का देश कहता ही है, क्यूबा में भी समाजवाद हम देखते हैं। सवाल यह है कि अगर समानता आने से नार्सिसिज्म खत्म हो जाएगा तो लेनिन और स्टालिन क्यों पैदा हुए, माओ क्यों पैदा हुआ, फिदेल कास्ट्रो क्यों पैदा हुआ, और नॉर्थ कोरिया भी समाजवादी देश है, किम जोंग उन क्यों पैदा हुआ। तो जिन देशों में समाजवाद स्थापित हुआ वहां भी नार्सिसिस्ट शासक हुए ही हैं।